देखो, ईडियम और फ्रेजेस का एक ऐसा थ्योरी मैं लेके आया हूँ जो शायद आज तक आप किताबों में नहीं देखे होंगे। किताबों में नहीं देखे होंगे का मतलब ये है कि इसका मैंने पहला बात तो इसका नाम चक्रव्यूह मैंने दिया है। चक्रव्यूह इसलिए दिया है कि आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक सीरीज जो खोलोगे चक्रव्यूह या शरारत सीरीज, तो उसे ईडियम फ्रेज मिलेगा। मैं इसे ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, किताबों में नहीं मिलेगा और ना तो कोई पढ़ाया होगा, बिल्कुल न्यू थ्योरी है। कारण ये है कि जब भी आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में 3 गलत रहता है, 1 सही रहता है, या तो 3 सही रहता है, 1 गलत रहता है। एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है या नॉट एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है। तो ऐसे में हमको क्या करना होता है कि 3 गलत वाले को छांटना होता है या 1 सही वाले को देखना होता है। अब जो 1 सही होता है उसमें जब आप किताब में पढ़ोगे तो किसी किताब में दूसरा ऑप्शन, किसी किताब में दूसरा ऑप्शन, और जब आयोग पूछता है तो तीसरा ऑप्शन रहता है। वो दोनों किताबों का ऑप्शन वो देता ही नहीं, वो अपना अलग थ्योरी देता है, अपना अलग ऑप्शन देता है। तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि जो ये फ्रेज है, जो ईडियम्स है, इस ईडियम का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। क्या होगा तो केवल एक ही होगा। पता चले आप किताब से पढ़ के जाओ, वो ऑप्शन ना दिया हो तो आप कहो कि ये तो पूछा ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ को मैंने बताया है। तो निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो उस इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं जो एक नई थ्योरी है, बिल्कुल अलग थ्योरी है। और होता क्या है कि जब एक मीनिंग कोई हम याद करते हैं तो वो याद नहीं होता है, लेकिन जब हम उससे रिलेटेड कई मीनिंग्स याद करते हैं तो वो मीनिंग हमको आसानी से याद हो जाता है। तो ऐसे में एप्रोप्रिएट मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं, इस ऑप्शन को मैंने दिया है। तो उसमें 6 गलत और 6 सही है, जिससे आपको याद हो जाएगा और ये गारंटी याद हो जाएगा। आप जानते हो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, केवल पढ़ाने से मतलब रखता हूँ। ये तो पहली बार है कि मैं इतना बातें कर रहा हूँ, नहीं तो आप सीधा बोर्ड पर पढ़ाते हुए पाओगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है लास्ट में तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर ज़रूर कर देना। ए वेट ब्लैंकेट, अब देखो जो वेट होता है ना, वेट मीन्स होता है भीगना या भीगा हुआ, गीला, जिसको हम मॉइस्ट मीन्स भीगना, भीगा हुआ, गीला। डंप मीन्स भीगा या गीला। और हामिड मीन्स होता है गीला। और ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल। फेल्ट मीन्स भी होता है कंबल। अब यहाँ ध्यान दो, वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या है। वेट ब्लैंकेट का मतलब है कि भीगा हुआ कंबल। अब वेट ब्लैंकेट का जो हम मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ये नहीं देखेंगे कि भीगा हुआ कंबल। दरअसल इसका मतलब होता है ये एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के इंजॉय को ख़त्म कर देता है अपने इंजॉय के लिए, यानी कि खुद में इंटरेस्ट लेता है, चाहे दूसरे का भले ही नुकसान क्यों ना हो। तो इस मीनिंग को हम देखेंगे। ए मैन हु ऑलवेज ड्रिंक्स, एक आदमी जो शराब पीता है, हमेशा शराब पीता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक ऐसा आदमी चाहिए जो इंजॉयएबल तो हो, अपने लिए इंजॉय लेता हो, लेकिन दूसरे को परेशानी में डाल करके, उसका मतलब होता है वेट ब्लैंकेट। भाई देखो, जब गीला कंबल रहेगा, भीगा कंबल रहेगा, तो जब आप उसको रैप करोगे, जब उसको कवर करोगे, ओढ़ोगे, तो आपको नुकसान ही करेगा, यानी कि बेकार ही लगेगा, अच्छा नहीं लग सकता। तो इसका मतलब ए पर्सन हु इज इंजॉयएबल बट वर्स फॉर अदर्स, ऐसे भी कह सकते हो। ए मैन हु कीप्स हीज ब्लैंकेट वेट, एक आदमी जो अपने कंबल को गीला रखता है, ये भी गलत है। एक आदमी जो अपने कंबल को गीला रखता है, ये भी गलत है। टू वियर ब्लैक एंड वाइट क्लोथ्स, यानी कि ब्लैक एंड वाइट क्लोथ्स, सफ़ेद और काले सफ़ेद कपड़े पहनना, ये भी गलत है। ए पर्सन हु ट्राइज टू स्पॉइल अदर पीपुल्स फन, ए पर्सन एक व्यक्ति जो ट्राई करता है टू स्पॉइल, बेकार करने के लिए, स्पॉइल मीन्स बेकार करना, बिखेरना, अदर पीपुल्स फन, दूसरे लोगों के फन को, इंजॉय को, खुशी को, जो दूसरे लोगों को खुशी को
स्पॉइल करता है, बेकार करता है, बेकार करने का प्रयास करता है, उसे कहा जाता है वेट ब्लैंकेट। तो बिल्कुल सही है वेट ब्लैंकेट। देखो ऑप्शन ये भी दे सकता है आयोग में, या ऑप्शन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इट्स इंजॉयबल एक्टिविटीज़, एक व्यक्ति जो खत्म कर देता है, इंड्स कर देता है, फिनिश कर देता है, समाप्त कर देता है, क्या कर देता है, इंजॉयबल एक्टिविटीज़, यानी कि जो खुशियों वाला, जो खुशी देने वाला होता है, उस एक्टिविटीज़ को जो व्यक्ति ख़त्म करता है वो होता है वेट ब्लैंकेट। तो ये बिल्कुल सही है। ए पर्सन हु मेक्स वर्स टू अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए वर्ष पहुंचाता है, बेकार कार्य करता है, दुख देता है, उसे कहा जाता है वेट ब्लैंकेट। तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आप जो किताब से पढ़ के गए हो ये वाला पूछ दे, किताब से आप पढ़ के गए हो तो ये वाला पूछ दे, किताब से आप पढ़ के गए हो तो ये वाला पूछ दे। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये 3 ऑप्शन दे दे और एक गलत दे दे, और उसमें पूछे कौन सा गलत है, तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने तो एक ही याद किया है या आपने तो यही याद किया है, तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल नई थ्योरी है, और इसे पहली बार जो मैंने थ्योरी दिया है वो आपके हेल्प के लिए मैंने दिया है, ताकि आपको याद हो सके, आप इन चीज़ों को समझ पाओ, केवल रटो नहीं, इसको समझो भी। नेक्स्ट है डांस अटेंडेंस अपॉन। डांस मीन्स तो आप जानते हो नाचना ही होता है। अटेंडेंस मीन्स होता है प्रेजेंस, और अपॉन होता है ऑन या ऑन टॉप। तो डांस को हम ऑर्केस्ट्रल भी कह सकते हैं, अटेंडेंस को प्रेजेंट भी कह सकते हैं, प्रेजेंस भी कह सकते हैं, और अपॉन जो है ऑन होता है या एट होता है। अब इसका मतलब क्या है, डांस अटेंडेंस अपॉन का मतलब है कि नाचना उपस्थित होकर के किसी पर, तो किसी पर उपस्थित होकर के नाचना। तो आप ऐसे समझो, डांस करोगे आप, अटेंडेंस अपनी उपस्थिति या किसी के सामने, अपॉन उसके लिए, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो कि जब आप दूसरों के सामने कर रहे हो ना, दूसरों के सामने नाच रहे हो, तो इसका मतलब कि आप उसे खुश करना चाहते हो। भाई नाच के दिखाओगे तो सामने वाला आदमी खुश होगा। जैसे मान लो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं या प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ लोग नाचने के लिए जाते हैं, नाचते हैं या नाचती हैं। क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पर नाचते हैं या नाचती हैं। तो जो भी चीज़ें होता है तो दूसरे को खुश करने के लिए होता है, यानी कि चापलूसी करना हो जाएगा। चापलूसी करना, चापलूसी करना या खुशामद करना, खुशामद करना, चापलूसी करना या खुशामद करना। अब देखो, टू फ्लैटर यानी कि चापलूसी करना, बिल्कुल सही है। टू कैजुअल, कैजुअल मीन्स भी होता है चापलूसी करना, खुशामद करना, तो टू कैजुअल भी हो जाएगा। टू डांस विथ पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ नाचना, ये नहीं होगा। टू अटेंड अपॉन, टू अटेंड अपॉन मतलब होता है कि किसी के सामने आप अटेंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। टू प्ले डाउन, टू प्ले डाउन, प्ले डाउन का मतलब ही होता है टू फ्लैटर यानी कि खुशामद करना, तो ये बिल्कुल सही है। टू डांस, नाचना, बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक मीनिंग के 3 ऑप्शन सही हैं और 3 ऑप्शन गलत हैं, तो आप अपने हिसाब से भी इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो तीसरा नंबर है यहाँ पे चेज अप, और चौथा है गो अ बेगिंग, और पांचवा है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब इसमें एक काम करो ना, आप पॉज कर लो वीडियो को, और पॉज करके इसमें आप अंदाज़ा लगाओ कि कौन कौन ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं, कौन कौन गलत हो सकते हैं। तो जो सही हो सकते हैं तो सही हैं, बाकी सब गलत हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से सही हो सकते हैं और इसमें कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो पॉज करके आप पहले ट्रिक लगा लो अपने हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से फिर मैं बताता हूँ। अब देखो, वैसे चेज मीन्स होता है पीछा करना, चेज मीन्स होता है पीछा करना। पीछा करना को हम परसू भी बोलते हैं, परसू, परसू मीन्स होता है पीछा करना। फॉलो मीन्स भी होता है पीछा करना, फॉलो, फॉलो। और हंट मीन्स भी होता है पीछा करना, हंट।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि फॉलो अप यानी कि पीछे पीछे चलना, परसू यानी कि पीछा करना। तो इसका वास्तव में जो फ्रेज होता है ना, फ्रेज का सेम मीनिंग नहीं निकलता है, इसीलिए तो इसको ईडियम्स बोला गया है ना। ईडियम्स का मतलब ये होता है कि उसके अर्थ यूनिक होते हैं, अजीब होते हैं और उसको हमको जानना पड़ता है। तो चेज अब मतलब होता है कि संपर्क करना, संपर्क करना, संपर्क करना। अब संपर्क करना का मतलब टू वॉक अनस्टीडली, अधीर होकर के चलना, ये गलत हो जाएगा। टू कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। टू फाइंड यानी कि किसी को ढूंढना या संपर्क करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। टू वेट एंड सी द रिजल्ट यानी कि प्रतीक्षा करके परिणाम को देखना, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। प्रतीक्षा करके परिणाम को देखना, ये सही नहीं है। टू सेट ए कनेक्शन, कनेक्शन मीन्स होता है जोड़, यानी कि जोड़ को स्थापित करना यानी कि कांटेक्ट करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। टू फॉलो पीछा करना, तो ये सही नहीं है। टू फॉलो मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना नहीं होगा, उनसे संपर्क करना होगा, ये तो पीछे पीछे चलना या अनुसरण करना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। टू सेट ए कनेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है गो अ बेगिंग। देखो गो मीन्स होता है जाना, जिसको हम गेट भी बोलते हैं, बी भी बोलते हैं, हैपेन भी बोलते हैं, ये बहुत से इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, है ना। और बेग मीन्स होता है भीख मांगना, बेग भीख मांगना या भीख देना, ऐसे भी कह सकते हो, भीख मांगना होता है। तो गो अ बेगिंग यानी कि भीख में जाना। जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारा कोई सामान हो ऐसा जो तुम्हारे लिए बहुत बहुमूल्य हो और उसको किसी ने भीख में दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तो बेकार हो गया ना। तो इसका मतलब हो जाएगा गो अ बेगिंग का मतलब हो जाता है कि बेकार में चले जाना, बेकार हो जाना, बेकार में जाना या बेकार में चले जाना, उसका कोई यूज न होना। तो इसका मतलब गो इन वैन बेकार में चले जाना, बिल्कुल सही है। गो इन वर्स बेकार में चले जाना, वर्स मीन्स भी बेकार होता है, सही है। गो फॉर बेगिंग भीख के लिए जाना, ये गलत हो जाएगा। बेग फॉर गोइंग यानी कि जाने के लिए भीख मांगना, ये भी गलत हो जाएगा। और टू रिक्वेस्ट अनुरोध करना, ये भी गलत हो जाएगा। गो फॉर पॉइंटलेस यानी कि पॉइंटलेस जिसका कोई उद्देश्य ना हो, वर्ष हो, उसके लिए जाना, उसके लिए चले जाना, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। गो इन पॉइंटलेस भी हो सकता है, गो फॉर पॉइंटलेस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, सॉरी टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड यानी कि पास में होना एन एक्स एक कुल्हाड़ी, टू ग्राइंड पीसने के लिए। देखो अगर आप इसे पढ़े होगे ना तो इसका मतलब होता है टू डू ए वर्क विथ ए पर्पज यानी कि किसी पर्पज के लिए कार्य को करना या अपने उद्देश्य की पूर्ति करना होता है ना। तो हो जाएगा अपने उद्देश्य की पूर्ति करना, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। तो इसका मतलब टू एस्केप फ्रॉम डेंजर खतरे से भाग जाना, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ए प्राइवेट इंड टू सर्व, देखो इंड का मतलब होता है गोल, गोल का मतलब होता है एम, एम का मतलब होता है टारगेट, टारगेट का मतलब होता है पर्पज। तो यानी कि ये प्राइवेट पर्पज टू सर्व यानी कि खुद का उद्देश्य जो पूरा करने के लिए होता है उसे कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। टू ग्राइंड विथ एन एक्स कुल्हाड़ी से ग्राइंड करना, पीसना, तो ये गलत हो जाएगा। डी है टू फाइंड एन एम बाय सेल्फ मोटिवेटेड यानी कि उद्देश्य को प्राप्त करना कैसे, बाय सेल्फ मोटिवेटेड खुद से मोटिवेट होकर के, मोटिवेट का मतलब इंस्पायर होकर के, प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के, खुद से उत्साहित होकर के किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है एन एक्स टू ग्राइंड, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टू डू ए वर्क एट एनी रेट
किसी भी कीमत पर कार्य को करना, ये नहीं होगा। सम पर्सनल पर्पज, कोई व्यक्तिगत उद्देश्य, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब देखो, ए प्राइवेट इंड टू सर्व हो जाएगा, टू फाइंड एन एम बाय सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा, और सम पर्सनल पर्पज भी हो जाएगा। देखो चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन देख लो कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है। तो आप इसमें देख लो कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। वैसे मैंने 5-5, 6-6 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से कम 3 ऑप्शन तो सही है। तो आप पास कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। अब देखते हैं। देखो पहला जो है ये गाला डे है। गाला मीन्स क्या होता है? गाला मीन्स होता है फेस्टिवल। फेस्टिवल। गाला मीन्स होता है फीस्ट डे। फीस्ट डे। गाला मतलब होता है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि इसका गाला डे अब फेस्टिवल डे हो सकता है, फीस्ट डे हो सकता है, सेलिब्रेशन डे हो सकता है। यानी कि इसको हम कहेंगे कि एक ऐसा दिन जो त्यौहार की तरह मनाया जाए। तो आप त्यौहार की तरह कब मनाते हो या त्यौहार की तरह मनाओगे तो क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब होता है कि ऐसा दिन हो जो हमें प्रसन्न कर दे, क्योंकि त्यौहार के दिन तो हम प्रसन्न रहते ही रहते हैं। ऐसा दिन जो हमारे लिए प्रसन्नचित हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ए डे ऑफ मेरी मेकिंग। मेरी मीन्स होता है प्रसन्न और मेकिंग मीन्स बनाने वाला। तो ये सही है बिल्कुल, ए डे ऑफ मेरी मेकिंग। दूसरा है ए डे ऑफ सक्सेस। सफलता का दिन। दरअसल जो सफलता का दिन होता है, हम सफल तो होते हैं लेकिन उस दिन ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। खुश तो उस दिन होते हैं जब हम किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये नहीं होगा। तीसरा है ए डे विथ फुल सेलिब्रेशन। एक ऐसा दिन, देखो सफलता मिलना दूसरी चीज़ है और सेलिब्रेट करना दूसरी चीज़ है। तो ये डे विथ फुल सेलिब्रेशन, यानी कि पूरे सेलिब्रेशन का दिन जो है उसे हम कहेंगे ए गाला डे। तो ये डे विथ फुल सेलिब्रेशन का मतलब हो जाता है ये गाला डे। ए डे ऑफ सिग्निफिकेंस। ए डे ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण वाला दिन जो होगा वो गाला डे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ए डे ऑफ ग्लैड मेकिंग। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न और मेक मीन्स होता है बनाना। तो जो प्रसन्न बनाने वाला दिन हो, जो खुश करने वाला दिन हो, वो होगा ए गाला डे। ए गाला डे। नेक्स्ट है ए सारोफुल डे। सारोफुल डे, सॉरी हाँ इसी में है ए सारोफुल डे। तो गाला डे तो नहीं होगा क्योंकि ये सारोफुल डे है ना, तो खुशियों से भरा हुआ दिन नहीं है। नेक्स्ट है 7 नंबर, टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। यानी कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना। जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा तो वही होता है भाई जो धनी के घर में पैदा होता है ना। तो जो धनी के घर में पैदा होता है उसे कहते हैं टू बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। अब धनी के घर में पैदा होना, देखो टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, यानी कि धनी परिवार में पैदा होना तो बिल्कुल सही है। टू बी बॉर्न इन ए रिच होम। अब होम मीन्स भी परिवार ही होता है, फैमिली होता है। तो टू बी बॉर्न इन ए रिच होम ये भी सही है, बिल्कुल सही है। टू बी बॉर्न इन अ रिच हाउस, यानी कि हाउस मीन्स फैमिली होता है। तो टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली ये भी सही है। टू बी बॉर्न इन ए रिच हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स भी फैमिली होता है। तो टू बी बॉर्न इन ए रिच हाउस होल्ड ये भी सही है। टू बी बॉर्न इन ज्वेलर्स हाउस। अब सुनार के घर में पैदा होना ये तो सही नहीं है, क्योंकि सुनार गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो सारे सुनार हैं वो अमीर ही हों। टू बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। चांदी का चम्मच के साथ पैदा होना। तो चांदी का चम्मच के साथ पैदा होना, आज तक तो कोई कुछ लेके पैदा ही नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 8वां, गो हॉट एंड कोल्ड। अब देखो गो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है? देखो गो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है, हॉट मतलब होता है उत्तेजित और कोल्ड मीन्स होता है उदास।
तो उत्तेजित भी हो जाओ और उदास भी हो जाओ। तो ऐसा कौन सा पोजीशन होता है जिसमें आप उत्तेजित भी होते हो और उदास भी होते हो, यानी कि डर भी लगता है और उत्साहित भी होते हो। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम डर जाते हैं ना, किसी चीज़ से डरते हैं, तो उसको हम कहते हैं गो हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जो सडन फीलिंग ऑफ फियर हो, समझ रहे हो ना, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो सडन फीलिंग हो, किस चीज़ का, फियर का। एंड एक्सपीरियंस ऑफ सडन फीलिंग ऑफ फियर, है ना। तो एक्सपीरियंस, इसका मतलब हो जाएगा गेट एंग्री, क्रोधित हो जाना, बिल्कुल नहीं होगा। गेट कोल्ड, बिल्कुल नहीं होगा। गेट हॉट, बिल्कुल नहीं होगा। एक्सपीरियंस अ सडन फीलिंग ऑफ फियर, फियर या शॉक, शॉक का या फियर का अचानक से महसूस करना या महसूस को अनुभव करना, इसको बोलते हैं गो हॉट एंड कोल्ड। सडन फीलिंग ऑफ फियर यानी कि डर का अचानक महसूस करना। एंड एंग्जाइटी, एंग्जाइटी यानी कि चिंता, दुख भी महसूस करना, अचानक महसूस करना। अनईजी या कॉन्सर्न को अचानक महसूस करना जो होता है गो हॉट एंड कोल्ड होता है, यानी कि एक्सपीरियंस ए सडन फीलिंग ऑफ फियर। तो आपका ये सही है, एक्सपीरियंस और सडन फीलिंग ऑफ फियर और शॉक। और ये भी हो जाएगा सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, या सडन फीलिंग ऑफ अनईजी भी कह सकते हो, या सडन फीलिंग ऑफ कॉन्सर्न भी कह सकते हो, या सडन फीलिंग ऑफ सॉरो भी कह सकते हो। तो सडन फीलिंग होता है ये, है ना। सडन फीलिंग का जो एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो फियर का एक्सपीरियंस होता है, शॉक का एक्सपीरियंस होता है, उसको हम कहते हैं गो हॉट एंड कोल्ड। देखो, आप चाहो तो इसको पॉज कर लो और पॉज करके देखो कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये जानना होगा हार्ड मीन्स क्या होता है। हार्ड मीन्स होता है डिफ़िकल्ट, हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट। और हार्ड मीन्स होता है रिगोरस, रिगोरस। हार्ड मीन्स होता है स्टफ। नट मीन्स होता है अखरोट, है ना। हार्ड मीन्स कठिन और नट मीन्स होता है अखरोट। अखरोट को हम हैजल भी बोलते हैं, हैजल मीन्स अखरोट। और क्रैक मीन्स होता है तोड़ना, तोड़ना को हम ब्रेक भी कह सकते हैं। अब बात को समझो, ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है कि कठिन अखरोट को, मजबूत अखरोट को तोड़ना, यानी कि मजबूत अखरोट को तोड़ने का मतलब ये है कि कोई काम ऐसा होगा जो कठिन होगा और आपको करना होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। कोई काम ऐसा होगा जो आपको करना होगा। अब देखो, जैसे ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये देखो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है लेकिन क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो ये 100% ये सही होगा, यानी कि ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। अब ए हार्ड नट टू ईट, यानी कि ये कठोर अखरोट है जो खाने के लिए है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो, ए हरकुलियन पजल, हरक्यूलियन पजल का मतलब होता है, हरकुलियन का मतलब होता है कि ऐसा, हरक्यूलियन मतलब हार्ड होता ही है कि जो किसी से ना हो सके वो हरक्यूलिस करता है। तो हरक्यूलिस जो हरकुलियन टास्क होता है उसका मतलब होता है कि असंभव कार्य। तो जो हरकुलियन पजल है, हरकुलियन वर्क है, हरकुलियन पहेली है टू रिजॉल्व, इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब कि ये भी सही हो जाएगा। ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ए स्टीफ केस टू सॉल्व, स्टीफ मीन्स भी हार्ड होता है, हार्ड मतलब रिगोरस होता है और केस मतलब मामला होता है। तो कठिन मामला जो है वो क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए है, तो वो भी हो जाएगा ये हार्ड नट टू क्रैक, तो ये भी सही है। अगर ये सॉल्व की जगह सेटल रहेगा तो भी सही है। एन आर्डुअस इशू टू क्रैक, आर्डुअस मीन्स कठिन होता है और इशू मतलब मामला ही होता है, सिचुएशन होता है, यानी कि पजल होता है, प्रॉब्लम होता है। तो देखो, आर्डुअस मीन्स कठिन ही होता है और इशू मतलब मामला होता है। टू क्रैक, अब क्रैक माने तोड़ना होता है। अगर यहीं सॉल्व रहता या रिसॉल्व रहता तो ये भी सही हो जाता। तो इसका मतलब है कि जो कठिन मामला है, जो डिफ़िकल्ट मामला, उसे तोड़ देना है।
और तोड़ना नहीं, सॉल्व करना होता है ना मामला, इसलिए ये गलत हो जाएगा, नहीं तो सही हो जाता। नेक्स्ट देखो, गर्ड अप, गर्ड मीन्स होता है टाई, टाई मीन्स होता है बांधना, है ना। वंश माने किसी का, और लाइन मीन्स शेर, किसी को शेर बांध लेना। अगर कोई ऐसा हो हिम्मत वाला जो शेर बांध ले, तो इसका मतलब है कि शेर को बांधना का मतलब होता है। गर्ड अप वंस लायन का मतलब होगा टू गेट रेडी फॉर ए जॉब, टू गेट रेडी फॉर ए डीड, टू गेट रेडी फॉर ए टास्क। तो कहने का मतलब है गर्ड अप वंस लायन का मतलब होता है कि किसी काम के लिए या एक काम के लिए तैयार होना, किसी काम के लिए तैयार होना, लिए तैयार होना, किसी काम के लिए तैयार होना या एक काम के लिए तैयार होना। तो टू गेट रेडी फॉर ए जॉब, एक काम के लिए तैयार होना, बिल्कुल सही है। टू हंट फॉर ए लायन, शिकार के लिए, शेर का शिकार करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। टू बिकम रेडी फॉर ए टास्क, एक कार्य के लिए तैयार हो जाना, बिल्कुल सही है। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डीड, एक कार्य के लिए तैयार हो जाना, बिल्कुल सही है। टू बाइंड वंस लायन, किसी को अपना खुद का शेर बांध लेना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू पेट वंस ओन लायन, किसी का खुद का अपना शेर को पालतू बनाना, यानी कि शेर पालना, ये भी बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ 11 नंबर जो है फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ, और 12 नंबर है पॉकेट एंड इंसल्ट। अगर इसको आप ध्यान से देखो, पहले तो आप पाँच कर लो, पाँच को फिर देख लो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, और फिर जो है उसके बाद इसको देखो। फ्रॉम हैंड टू माउथ, अब देखो कहने का मतलब ये है फ्रॉम हैंड, हैंड मतलब होता है हाथ और माउथ मतलब होता है मुंह, यानी कि हम हाथ से कमाते हैं और खाते हैं, है ना। तो जो कमा करके केवल खा लेता है, मतलब सेविंग नहीं करता फ्यूचर के लिए, उसे हम कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जो आदमी कमाता हो वो खा लेता हो, जीवित रहता हो किसी तरह से, और फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं करता हो, तो उसको हम कहेंगे फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब देखो, तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है बेयर एग्जिस्टेंस, बेयर मतलब होता है खाली, एग्जिस्टेंस माने होता है अस्तित्व, या केवल अस्तित्व हो, वह आदमी रहे, मतलब क्या फ्यूचर के लिए वो कर रहा है, क्या फ्यूचर के लिए नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बेयर एग्जिस्टेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है टू सर्वाइव विदाउट सेविंग, सर्वाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित होना या जीते रहना, जिंदा रहना। विदाउट सेविंग का मतलब होता है बिना किसी सिक्योरिटी के, सेविंग के, बिना बचत के जिंदा होना भी हम कह सकते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। और तीसरा है टू सेव एमलेसली, टू सेव नहीं है, ये लीव है, टू लीव मतलब जीवित रहना, एमलेसली मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के जीवित रहना, ये भी हो जाएगा फ्रॉम हैंड टू माउथ। चूँकि बीच बीच में बिजली जाती रहती है इसलिए थोड़ा सा हिंड्रेंस होता है, तो इसके लिए सो सॉरी, लेकिन यह है कि आप समझने का प्रयास करिए। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है टू सर्वाइव विदाउट सेविंग, है ना, यानी कि बिना किसी फ्यूचर सिक्योरिटी के, फ्यूचर सेविंग के जीवित रहना। तो इसका मतलब हो जाएगा बेयर एग्जिस्टेंस भी हो जाएगा, और टू सर्वाइव विदाउट सेविंग हो जाएगा, टू लिव एमलेसली हो जाएगा, टू ईट बाय हैंड एंड माउथ, हाथ और मुंह से खाना, ये गलत है। और टू लिव फॉर फूड, भोजन के लिए जीवित रहना, ये भी गलत है। और हीटिंग समवन बाय हैंड ऑन माउथ, किसी को हाथ से उसके मुंह पर मार देना भी ये गलत है। नेक्स्ट है पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट मतलब होता है सैचेट, सैचेट भी होता है, सैचल भी होता है, सैचल, और बैग तो होता ही है, आप जानते हो बैग। अब इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना। अब पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे समझो कि आप ऐसे पीड़ित हो रहे हो ना, ऐसे आप बेइज्जती सह रहे हो, जो आप कोई विरोध भी नहीं कर रहे हो, है ना, यानी कि
जो इंसल्ट है ना वो आप पॉकेट में भर के खुद लेके जा रहे हो, पॉकेट में भर के खुद लेके जा रहे हो, यानी कि जो कोई कुछ कह रहा है ना तो बेइज्जती आप सह रहे हो, तो इसको कहते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी कि आप अपने पॉकेट में इंसल्ट भर भर के ले जाते हो। तो इसका मतलब हो जाएगा टू बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। तो टू बियर इंसल्ट इन पॉकेट ये गलत हो जाएगा, टू बियर इंसल्ट इन पॉकेट ये गलत हो जाएगा। टू बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, ये देखो ये सही हो जाएगा, टू बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि इंसल्ट को सहना विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, इसको सहना को कहेंगे इसको कहेंगे पॉकेट एंड इंसल्ट। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टू सफ़र डिसग्रेस विदाउट रेसिस्ट, टू सफ़र डिसग्रेस यानी कि पीड़ित होना, डिसग्रेस, डिसग्रेस माने बेइज्जती, और विदाउट रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स होता है विरोध करना। तो बिना किसी विरोध के सफ़र डिसग्रेस यानी कि बेइज्जती को सहन करना, सहना, यानी कि बिना किसी विरोध के आप बेइज्जती सह रहे हो, तो वो भी हो जाएगा पॉकेट एंड इंसल्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है। टू कैरी ए पॉकेट ऑफ इंसल्ट, टू कैरी अ पॉकेट यानी कि एक पॉकेट को ले जाना, ऑफ इंसल्ट यानी कि बेइज्जती की थैली लेकर जाना, तो ये हो जाएगा गलत। बेइज्जती की थैली लेकर जाना नहीं है, बिना विरोध के बेइज्जती को सहना होता है, उसको कहते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट। टू बियर डिसऑनर, देखो डिसऑनर मीन्स भी होता है बेइज्जती, इंसल्ट। विदाउट डिफेंस, डिफेंस मीन्स होता है सुरक्षा या प्रोटेक्ट। तो बिना किसी प्रोटेक्ट के बेइज्जती को सहना, ये भी हो जाएगा पॉकेट एंड इंसल्ट। टू इंसल्ट एनीवन बाय गिविंग ए पॉकेट, और टू इंसल्ट एनीवन किसी को बेइज्जती करना, बाय गिविंग हिम ए पॉकेट उसे पॉकेट देकर, थैली देकर किसी को बेइज्जती करना, ये नहीं होगा। तो इसमें सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और ई सही हो जाएगा, तीनों का मीनिंग एक ही होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप बेहतर ढंग से सीख पाओगे, जो बिल्कुल नया है। और अगर आप अंग्रेजी की कंपटीशन देने वाली स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।